वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। द एक्सपेक्टोरेशन और ब्लड कम आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड। श्वसन पथ से निकलने वाला सत या फिर निष्कासन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द एक्सपेक्टोरेशन और ब्लड कम आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। श्वसन पथ से निकलने वाला सत या निष्कासन क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, हीमोटाइसिस। ठीक है, बलगम के साथ खून आना। ठीक है, हेमोप्टाइसिस कहलाता है। एक्सप्लेन को देख लें यहाँ पे। हेमेटोरिया, ठीक है, जिसे हेमोचूरिया कहा जाता है, पेशाब के साथ रक्त का आना उत्सर्जन अंग का संक्रमण होता है फ्रेंड्स। हेमेचूरिया का मतलब होता है कि पेशाब के साथ अगर ब्लड आ रहा है, रक्त का आना उत्सर्जन अंग का संक्रमण होता है फ्रेंड्स। ये हेमेटेमेसिस। ठीक है, अगला पॉइंट है हेमेटेमेसिस, अर्थात यकृत में संक्रमण, अर्थात खून की उल्टी आना। ठीक है, हेमेटेमेसिस का मतलब होता है यकृत में संक्रमण, खून की उल्टी। ठीक है, हीमोटाइसिस। हीमोटाइसिस है खांसने के दौरान मुंह से खून का बहना। हीमोटाइसिस का मतलब होता है कि खांसने के दौरान मुंह से खून का बहना, अर्थात श्वसन अंग में संक्रमण होता है। मेलना क्या होता है कि शौच के दौरान अपद्रव्य का सूख जाना, दर्द एवं रक्त का बहना। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सभी सिंपल क्वेश्चन और पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। हीमोथोरैक्स अकर्स इन। हीमोथोरैक्स किस में होता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हीमोथोरैक्स अकर्स इन, हीमोथोरैक्स किस में होता है? यहाँ पे प्लूरल स्पेस है, थोरेसिक कैविटी या पेरिटोनियल स्पेस या फिर पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें, पहले आप पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। हीमोथोरैक्स किस में होता है? तो ये फ्रेंड्स प्लूरल स्पेस में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए आप एक्सप्लेन को देखते हैं कि हेमोथोरैक्स प्लूरल स्पेस में होता है और यह प्लूरल स्पेस में रक्त की उपस्थिति है। हेमोथोरैक्स प्लूरल स्पेस में होता है और यह प्लूरल स्पेस में रक्त की उपस्थिति है। इस रक्त का स्राव चेस्ट वॉल, लंग पैरेन्काइमा, हृदय या ग्रेट वेसल्स में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है। बैरल चेस्ट इन सीन इन, अधिक बड़ा सीना अर्थात बैरल छाती में देखा जाता है फ्रेंड्स। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बताएं। बैरल चेस्ट इज सीन इन, अधिक बड़ा सीना या बैरल छाती में देखा जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, एम्फाइसेमा। ठीक है, वात स्फीति। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि अधिक बड़ा सीना अर्थात बैरल चेस्ट वात स्फीति अर्थात एम्फाइसेमा में देखा जाता है। एम्फाइसेमा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग है। जो एम्फाइसेमा है ये सीओपीडी है, अर्थात क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है, जिसमें रोगियों में बड़ा सीना विकसित हो जाता है। इसका कारण है कि फेफड़ों में लंबे समय तक हवा जाना। जो चौड़ा सीना जिसे कहा जाता है कि बैरल चेस्ट। ठीक है, अधिक बड़ा सीना, बहुत ज़्यादा सीना अगर बड़ा हो गया है तो इसमें मतलब इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स फेफड़ों में बहुत लंबे समय तक हवा का जाना और फूल जाना। इसी वजह से रिब केस हर समय आंशिक रूप से विस्तारित रहता है। खांसी, सांस लेने में तकलीफ एम्फाइसेमा होने का सामान्य लक्षण होता है फ्रेंड्स। जी क्या होता है एम्फाइसेमा? मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो जाती है उस व्यक्ति को, जिसका बहुत बड़ा सीना हो जाता है। ठीक है, और इसका कारण भी आप लोगों को पता है कि फेफड़ों में लंबे समय तक हवा अगर जाती रहती है तो ये क्या होता है, सीना फूल जाता है।
जिसकी वजह से रिब केस हर समय आंशिक रूप से क्या होता है, विस्तारित होता रहता है, बढ़ता रहता है। इसमें खांसी, सांस लेने में तकलीफ होती है, एम्फाइसेमा होने के ये सामान्य लक्षण होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़े क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप पढ़ लें पहले अच्छे से क्वेश्चन नंबर 5 को। विच ऑफ दीज बॉडी सिस्टम्स इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इनमें से कौन सी शरीर प्रणाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में शामिल है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। विच ऑफ दीज बॉडी सिस्टम्स इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इनमें से कौन सी शरीर प्रणाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या होगा इसमें राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। फ्रेंड्स, आपकी एएनएम की जो पोस्ट हैं बहुत ही अच्छी पोस्ट इस बार निकली हुई हैं, 5200 प्लस निकली हैं, मतलब 5200 प्लस वैकेंसी निकली हुई हैं और आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है, आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है, ताकि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को हम देखते हैं कि शारीरिक प्रणाली में श्वसन तंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल अर्थात जिम्मेदार होता है। अतः श्वसन की प्रक्रिया में वातावरण से वायु श्वसन अंगों में प्रवेश करती है तथा उच्छ्वास प्रक्रिया श्वसन के पश्चात सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को श्वासोच्छ्वास अंगों द्वारा वातावरण में मुक्त कर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़े क्वेश्चन नंबर 6 को। पहले आप पढ़ लें क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर दें। द कलेक्शन ऑफ द lymphatic fluid in the pleural space due to the leak in the thoracic duct is known as। वक्ष वाहिनी में रिसाव के कारण फुफ्फुस स्थान में लसिका द्रव का संग्रह निम्न के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसे क्या कहा जाता है? आप लोग पहले अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, आप एग्जाम हॉल में तो बैठे नहीं, अभी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस करें। 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका पैसा तो लगता नहीं, ठीक है, फ्री फंड का सब कुछ मिलता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन रखें ताकि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो जितना हो सके आप लोग मेहनत करें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द कलेक्शन ऑफ द लिम्फेटिक फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस ड्यू टू द लीक इन द थोरेसिक डक्ट इज नोन एज। गेस करें फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स काइलोथोरैक्स होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, काइलोथोरैक्स, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि वक्षी नलिका में रिसाव के कारण फुफ्फुस स्थान अर्थात प्लूरल स्पेस में लसिका द्रव का संग्रह काइलोथोरैक्स के रूप में जाना जाता है। काइलोथोरैक्स एक प्रकार का लसिका प्रवाह विकार होता है, यह डिसऑर्डर होता है, ठीक है। यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें फेफड़े के तरल पदार्थ फेफड़े और छाती की दीवार के बीच के स्थान में लीक हो जाते हैं। ये क्या करते हैं कि फ्रेंड्स, ये क्या होता है, काइलोथोरैक्स एक प्रकार का लसिका प्रवाह डिसऑर्डर होता है, एक विकार होता है। यह एक दुर्लभ स्थिति है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कैसी है? दुर्लभ स्थिति है। इसमें क्या होता है कि फेफड़े के तरल पदार्थ जो होते हैं, फेफड़े में जो तरल पदार्थ होते हैं वो फेफड़े और छाती की दीवार के बीच के स्थान में लीक हो जाते हैं। जब यह द्रव फेफड़े में बनता है तो इसमें गंभीर समस्या जैसे कि खांसी होती है, सीने में दर्द और सांस लेने में कठिनाई होती है। आप सभी को पता होगा कि जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के जब सेल्स हैं, अगर ये द्रव फेफड़ों में अगर बनेगा तो जो फेफड़े के सेल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। जब वो बंद हो जाएंगे तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा होगी, उसी से खांसी होगी, सीने में दर्द भी होगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ठीक है। इसे काइलोथोरैक्स कहा जाता है, ठीक है। अब काइलोथोरैक्स का मतलब ये है कि यह एक प्रकार का लसिका प्रवाह डिसऑर्डर होता है, ठीक है। लसलसा होता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि फेफड़ों में या फेफड़ों और छाती के दोनों जो दीवार होती है उनके बीच में क्या होता है, जम जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़े क्वेश्चन नंबर 7 को।
क्वेश्चन को पहले पढ़ लें आप अच्छे से, फिर आंसर दें। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन अच्छे हैं और सिंपल हैं और सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, कई कई बार रिपीटेड हैं। तो आप लोग पढ़ें क्वेश्चन को। द कोलैप्स ऑफ द एल्वोली इज प्रिवेंटेड बाय, एल्वोली के पतन को रोका जाता है, किसके द्वारा रोका जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द कोलैप्स ऑफ द एल्वोली इज द प्रिवेंटेड बाय, क्या होगा इसका राइट आंसर? किस करें? सभी सिंपल क्वेश्चन है और पूछे गए रिपीटेड हैं कई कई बार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग आंसर दे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, सर्फेक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है, सर्फेक्टेंट। एक्सप्लेन को देख ले यहाँ पे कि सर्फेक्टेंट फेफड़ों की कोशिकाओं से निकलता है। जो सर्फेक्टेंट होता है ये फेफड़ों की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनसे निकलता है और ऊतकों में फैलता है, जो कि एल्वोली को घेरता है। किसको घेरता है? एल्वोली को घेरता है। यह पदार्थ सतह से तनाव को कम कर देता है। जो ये पदार्थ होता है ये क्या कहता है? सतह से तनाव को, जो टेंशन होती है, तनाव होता है, सरफेस होता है, उसको कम कर देता है। ठीक है, जो एल्वोली को सांस छोड़ने के बाद कोलैप्स होने से बचाता है और सांस लेने के लिए आसान भी बनाता है। सर्फेक्टेंट का प्राथमिक घटक एक फास्फोलिपिड है जिसे डिप्लोमिटॉयल जिसे डिप्लोमिटाइल लेसिथिन कोलिन कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दे। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप पहले अच्छे से पढ़ ले फिर आंसर दें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट, ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत जो मात्रा होती है वो एक्सपायर्ड एयर में पाई जाती है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जो है उसकी कितनी प्रतिशत जो मात्रा होती है वो एक्सपायर्ड एयर, ठीक है, उसमें पाई जाती है, एक्सपायर्ड एयर में पाई जाती है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए फिर 16% जो एयर होती है वो एक्सपायर्ड एयर में पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की 16% जो मात्रा होती है एक्सपायर्ड एयर में पाई जाती है। चलिए एक्सप्लेन को देखते हैं कि एक्सपायर्ड एयर में कम ऑक्सीजन और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो एक्सपायर्ड एयर होती है उसमें ऑक्सीजन तो कम होता है लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अधिक होती है। ये जल वाष्प के साथ ही संतृप्त हो जाते हैं। एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वो 16% होती है और नाइट्रोजन 78% होती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो 16% पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि माउथ टू माउथ, यहाँ पे कहा गया है माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन प्रोवाइड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मुंह से मुंह में सांस देने पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है? अगर मुंह से मुंह के द्वारा सांस दी जाए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी सीपीआर देते समय किसी व्यक्ति को सीपीआर हम दे रहे हैं तो जब उसे मुंह से अगर सांस की ज़रूरत होती है, उसे महसूस होती है, तो हम उसे आवश्यक काम करते हैं कि मुंह से सांस भी देते हैं। जैसे कि हम कभी कभी सीपीआर देते हैं तो सीपीआर में क्या होता है कि लगभग 30:2 का रेशियो रहता है ना, कि 30 बार हम जल्दी जल्दी सीने को क्या करें, कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे। ठीक है, वहाँ पे प्रेशर देंगे 30 बार, जल्दी जल्दी 30 बार हम प्रेशर देंगे, उसके बाद 2 बार क्या करें, कृत्रिम सांस देंगे। ठीक है, 2 बार हम उसे कृत्रिम सांस देंगे ताकि उसे ऑक्सीजन भी मिल सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, मुंह से मुंह के द्वारा, क्योंकि मुंह से मुंह के द्वारा ही तो देंगे सांस उसे। ठीक है, तो उसमें कितनी % ऑक्सीजन जाएगी? ये 16% ऑक्सीजन जाएगी। माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन प्रोवाइड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें भी 16% ऑक्सीजन जाएगी माउथ टू माउथ। ठीक है, चलिए एक पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा इसे मुंह से मुंह में रोगी को उपलब्ध कराने में लगभग 16% ही होती है। यदि यह ऑक्सीजन प्रवाह के साथ पॉकेट मास्क के माध्यम से किया जाता है तो यह 40% ऑक्सीजन तक बढ़ जाती है। अगर ये पॉकेट मास्क के माध्यम से अगर किया जाए तो ये 40% तक ऑक्सीजन बढ़ जाती है वैसे, लेकिन अगर माउथ टू माउथ की अगर बात करें तो केवल 16% ही जाएगी। ठीक है, अर्थात रोगी को 16% ही ऑक्सीजन मुंह से मुंह के द्वारा पहुंचती या पहुंच पाएगी। चलिए फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ें इसे अच्छे से और आंसर दें। आप पहले अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, फिर आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, आप इसे पढ़ें अच्छे से। द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल इन्फेक्शन आर फ्रॉम, देखिए सभी को पता होगा कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन क्या होता है।
अस्पताल से होने वाले सर्वाधिक सामान्य संक्रमण से होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली में समस्या होती है, किडनी में, गुर्दे में होती है, ब्लैडर मूत्राशय में होती है, रेस्पिरेटरी श्वसन प्रक्रिया में होती है। किस में होती है? जब आपको हॉस्पिटल जाते हैं आप, और हॉस्पिटल के द्वारा आपको अगर कोई इन्फेक्शन होता है, जब वहाँ पे पहुँचते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत प्रकार के, हर प्रकार के लोग जाते हैं, और कि आपको पता तो होता नहीं कि किसको कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो वहाँ से जो संक्रमण फैलता है वो सबसे पहले कहाँ पर अटैक करता है आपके, ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। अस्पताल से होने वाले जो सर्वाधिक जो सामान्य संक्रमण की बात कही जा रही है, जनरल इन्फेक्शन जो होते हैं, नॉर्मल इन्फेक्शन की बात की जाए हम, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके प्रभावित करता है। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, किडनी हो गई, क्या आपके गुर्दे को, मूत्राशय, ब्लैडर को नहीं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, श्वसन प्रणाली या श्वसन प्रक्रिया को ही प्रभावित करेगा पहले। बाद में तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी बात की जा रही है कि सामान्य इन्फेक्शन की, तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही प्रभावित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं। अस्पताल में रोगी अपने इलाज के लिए आते हैं। जो अस्पताल में रोगी हैं वो अपने इलाज के लिए आते हैं, तथा उन्हीं रोगियों में से कुछ अधिक संक्रमित रोगी भी शामिल रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा संक्रमित है वो भी शामिल रहते हैं, जो वायु द्वारा संचारित होने वाली बीमारियों से संक्रमित होते हैं, और हॉस्पिटल में श्वसन क्रिया के माध्यम से हॉस्पिटल का संक्रमित भी कर देते हैं हॉस्पिटल को। अतः अस्पतालों से होने वाले सर्वाधिक सामान्य संक्रमण श्वसन प्रक्रिया से होते हैं। अस्पतालों में जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा ही फैलते हैं। देखिए, इसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। जो हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन फैलते हैं, इसमें नोसोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से इसे जानते हैं हम, क्योंकि तरह तरह के वायु संचालित रोगियों का आवागमन लगा रहता है, जिससे अस्पताल दूषित हो जाता है। और अगर जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हॉस्पिटल से होने वाला जो इन्फेक्शन है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।